हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारे जीके जीएस की एक महा मैराथन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के अंदर में हमारा जो मेहनत का महोत्सव चल रहा है उसके अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज जो है आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि आज आप लोगों का मेहनत के महोत्सव की टेस्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता होगा 6 बजे जो है सीटेट की टेस्ट है, सीटेट का मेहनत का महोत्सव की महा टेस्ट है, केवीएस की 7:30 बजे, और 9 बजे जो है वो बीपीएससी की है। तो आप सभी जो है फ्रेंड जिस जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें उसके लिए आप लोग जो है मेहनत के महोत्सव की टेस्ट दे सकते हो। टॉप 1000 जो स्टूडेंट्स रहेंगे इनमें से उन लोगों को जो है फ्रेंड्स फ्री टेस्ट सीरीज जो हमारी 3 लाख क्वेश्चन से ज्यादा वाली वो मिलने वाली है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है इतने हजारों स्टूडेंट्स के बीच में अपने आप को जांचने का। तो चलिए, और आज के लेक्चर में से जो है फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस आज के टेस्ट में आएंगे, तो आज ये सेशन पूरा देखना है। आज प्रण लीजिए, अभी के अभी यहां पर मैं मेरे को कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे कि आज पूरा का पूरा सेशन देखेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को आज जो है आप पूरा सॉल्व करोगे अच्छे से, चाहे कितना भी घुमा फिरा के आज का क्वेश्चन हम दे दे, आज टेस्ट में आप लोग करके बताओगे। अगर आज आप प्रण लेते हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आप लोगों को आज के क्वेश्चंस के, आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस को आपको आपके दिमाग के अंदर में फीड कराने की जिम्मेदारी मेरी है यहां पर में, ठीक है। लेकिन आप लोगों का दिखना चाहिए मेरे को यहां पर में प्रण। चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं बात करूं हमारे जो है पहले क्वेश्चन की, उससे पहले मैं जो है फ्रेंड्स चाहूंगा कि जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है, वो जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। जिन लोगों ने नहीं किया जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों का आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा कोट, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, ठीक है, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन आप पढ़ने के लिए तैयार हो, लड़ने के लिए तैयार हो, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। ये चीज भी याद रखनी है आप लोगों ने। चलिए, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। चलिए जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी फ्रेंड्स यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर में किया गया था, ठीक है। गांधीनगर में, इंदौर में, भुवनेश्वर में, बेंगलुरु के अंदर में। तो 18वें नंबर का था, ये भी एक पॉइंट है। कितनेवें नंबर का था? 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस था, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कहां पर में आयोजित किया गया, तो ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे सभी के सभी बच्चे, ठीक है। तो भुवनेश्वर के अंदर में इसको आयोजित किया गया। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है, ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी और हर 2 साल के अंदर में इसको एक बार मनाया जाता है। ये एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना था। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक जो पॉइंट आप लोग याद रखोगे कि इसका थीम क्या था इस बार का, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस बार का जो थीम था फ्रेंड्स, ठीक है, भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस का, वो था डायस्पोरा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, ठीक है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस बार की मुख्य अतिथि कौन थी, ठीक है, क्रिस्टिन कांगलू, ठीक है, क्रिस्टिन कांगलू। क्रिस्टिन कांगलू जो है ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राष्ट्रपति है, ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राष्ट्रपति है। भारतीय मूल के, इसी वजह से जो है फ्रेंड्स इनको बुलाया गया था। ओके, तो आप लोगों ने क्या सीखा जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे कमेंट के अंदर में। देखो हमने क्या सीखा, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे परमानेंटली, इस वजह से 2003 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। इस बार का 2025 में 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस था, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये समझ में आ गया आप लोगों को, उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर में। उसके बाद में इसके अंदर में जो है फ्रेंड क्रिस्टिन कांगलू, ठीक है, क्रिस्टिन कांगलू, ये याद रखना है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राष्ट्रपति। इनको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में हमारे देश का कुल वन एवं वन वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी। मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में इसको समझाता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग इसको समझ सके। जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग, ताकि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आप लोगों को समझाया जा सके, ठीक है। पूरा सेशन देखना है आप लोगों ने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आज का। नाउ देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इसके अंदर में आप लोगों को क्या बोला है कि वन, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, और ट्री कवर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये बोला है आप लोगों को, दो चीजें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से,
तो वन आवरण हमारे भारत के अंदर में फॉरेस्ट कवर कितना है हमारे पूरे वन क्षेत्र पूरे भारत के क्षेत्रफल का 21.67, ठीक है, 21.76% है पूरे भारत का। इसको बोलते हैं हम लोग फॉरेस्ट कवर। क्या बोलेंगे इसको? फॉरेस्ट या फिर वन क्षेत्र इसको बोला जाएगा। ओके, वन क्षेत्र। अगर मैं बात करूं आप लोगों से वृक्ष आवरण, ट्री, जो छोटे मोटे पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, उसका आवरण कितना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो याद रखना है 3.41, ठीक है, 3.41%। ओके, ये आप लोगों ने अगर याद रख लिया इसको 3.41%, तो अगर आप इसको जो है फ्रेंड्स देखोगे, ठीक है, आप लोग इसको अगर प्लस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाता है आप लोगों का, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो ये अगर आप लोगों ने इसको कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है, यहां पर में, तो आप लोगों का जो आंसर है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आप लोगों का 25.17 के करीब आ जाएगा, 25.17 के करीब, है ना। तो 25.17 और 25.8 ये बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है, क्योंकि आगे में भी नंबर्स होते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां पर मैं आप लोग जो है इसको याद रख लीजिएगा आप लोग कि 25.17 जो है आप लोगों का इसका आंसर हो जाता है 25, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यहां पर में आप लोग देख लीजिए, यहां पर में 7 हो जाएगा, यहां पर में जो है यहां 7 हो जाएगा, यहां पर में 11, यहां पर में 1 आ जाएगा आप लोगों का, तो 1 और 3 ये 5 हो जाएगा और 2 आप लोगों का, ठीक है, 25.17% आप लोगों का आंसर हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में, ठीक है। तो आप लोगों का जो आंसर है यहाँ पर में आप लोगों का बी हो जाएगा, ये आप लोगों ने याद रख लेना है, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी आप लोगों का आंसर हो जाएगा 25.17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए आप लोग। चलिए, तो विश्व की वर्कशाला या फिर वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, ये आप लोग बताएंगे जल्दी से। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे ज्यादा जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत अगर हम लोग माने तो ब्रिटेन के अंदर में हुई थी, स्टार्टिंग के अंदर में, और यहां पर में आपको बहुत तेजी से औद्योगिकरण देखने के लिए मिला, ठीक है, उद्योग इसके अंदर में बहुत तेजी से बढ़ा 18वीं शताब्दी में। इसी वजह से 18वीं शताब्दी के अंदर में ब्रिटेन को विश्व की जो है कार्यशाला या वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, ये आप लोगों ने याद रखना है। आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते थे आप लोग? ब्रिटेन को बोलते थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, यहाँ पर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन सा वाला जो है फ्रेंड्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ये बोला है आप लोगों से, ठीक है। तो अगर कौन सा वाला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो यूनेस्को का पूरा मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया हुआ है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है। तो देखिए, कुतुब मीनार जो है फ्रेंड्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में शामिल है, लाल किले को भी जो है वो शामिल किया गया है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, इंडिया गेट जो है फ्रेंड्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में शामिल नहीं है। अभी हमारे भारत के अंदर में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताइए आप लोग। अभी क्या आज के दिन तक आपको बताना है कि भारत के अंदर में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सी इज द करेक्ट आंसर, इंडिया गेट जो है नहीं है, ये याद रखना है। कुतुब मीनार को 93 के अंदर में और लाल किले को 2007 के अंदर में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में शामिल किया गया था, ठीक है। 43 आंसर कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी, आप लोगों ने देखा होगा कि आपको सारी की सारी 43 साइट्स आप लोगों को याद करवाई है मैंने। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए आज एक स्पेशल ऑफर, आज आप लोगों के जो है फ्रेंड्स, आप लोगों की सफलता का महोत्सव का महाअभ्यास आप लोगों का हो रहा है, और इसी कड़ी में आप सभी लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स यहां पर मैं लक्ष्य 66 ये कूपन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो आज के लिए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल मैं आप लोगों के लिए एक विशेष घोषणा करने वाला हूं, जो बच्चा आज तक जो है या फिर मेरे अनाउंसमेंट करने तक से पहले तक जितने भी बच्चे एनरोल हो चुके होंगे, वो स्पेशल जो घोषणा मैं करने वाला हूं वो सारी की सारी वो चीज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जितने भी बच्चे एनरोल हो चुके होंगे, ठीक है, कोर्स में। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अपना फैसला ले लीजिए
क्योंकि बाद में जो है वो चीज आप लोगों को जो है उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे कल मेरी घोषणा से पहले, या हो सकता है अगर मैं आज रात में घोषणा कर दूं उसको, ठीक है, तो उससे पहले तक जितने लोग ले चुके होंगे उन सभी के लिए जो है वो चीज फ्री रहेगी। नाउ, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? ठीक है, ड्यूरिंग हुज रेन वाज द मुगल पेंटिंग वाज इट्स जेनिथ। मुगल चित्रकला, देखिए फ्रेंड्स, मुगल पेंटिंग का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका, आप देख सकते हो। बीपीएससी 65वीं बीपीएससी में, टीआरई 1 के अंदर में, एनवीएस के अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था, एडब्ल्यूएस के अंदर में क्वेश्चन आया था, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मुगल चित्रकला अपने चरम के ऊपर में जो थी वो थी, ठीक है, जहांगीर के समय में, जहांगीर के समय में, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर जो है, अगर उसके आंख पे पट्टी बांध दो और किसी की पेंटिंग दिखा दो जिसको वो जानता है, तो वो बता सकता था छूकर कि ये किसने बनाई है पेंटिंग, ठीक है। इतना वो पेंटिंग में महारत उसको भी हासिल थी, खुद को भी। तो जहांगीर, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव यहाँ पर में, ठीक है, जहांगीर आंसर होना चाहिए। मुगल चित्रकला का जो जेनिथ या फिर चरमोत्कर्ष या गोल्डन पीरियड मुगल पेंटिंग का, जहांगीर को कहा जाता है। जल्दी से लिख देंगे आप सभी लोग, मुगल पेंटिंग का जो गोल्डन एज है, ठीक है, जहांगीर के समय को कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 2000 लाइक से बहुत ज्यादा पास में हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी से एक बार हर एक बच्चा सेशन को शेयर कर देगा, ठीक है। आज इंपॉर्टेंट है, हमने इतने दिन से मेहनत का महोत्सव मनाकर हमने पूरी की पूरी मेहनत अपनी कर दी है, पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम ने कर दी है। आज आप लोगों की बारी, आज हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? जो भी चीजें पता है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं भारतीय रिजर्व बैंक की या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना जो है आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 के अंदर में की गई थी। इसके लिए कानून बनाया गया था, आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1934। तो कानून कब बना था? 1934 में कानून बना था, और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, शुरुआत में हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर था पहले, ठीक है, 95 से 35 से लेकर 1937 तक जो हेडक्वार्टर था वो था कलकत्ता में, कलकत्ता में। और फिर उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, उसके बाद में शिफ्ट कर दिया गया मुंबई के अंदर में, और आज भी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये याद रखना है, पहले कलकत्ता में था, अब मुंबई में। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, देखते कितने लोग कमेंट में इसका आंसर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कौन से साल में किया गया था? जल्दी बताइए आप लोग। राष्ट्रीयकरण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जो भी प्राइवेट लोगों के पास में उसके शेयर्स थे उसको सरकार ने खरीद लिया और पूरी तरह से उसको जो है अपने अधीन कर लिया। तो इसका नेशनलाइजेशन कौन से साल में हुआ था? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी के सभी बच्चे। तो नेशनलाइजेशन, अगर बात करें राष्ट्रीयकरण की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन अगर आप लोगों से पूछ ले तो याद रखना है आप लोगों ने, राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1 जनवरी, ठीक है, 1949 को, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स जो भी बता रहा हूं उसको याद करके आप लोग लिखते जाएंगे कमेंट के अंदर में। केवल 60 लाइक्स दूर है हम लोग 2000 से। सभी बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, क्या मैं एक स्लाइड समझा के 3 क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से लगातार, आप लोगों के, लेकिन बिना पोल के आप लोग आंसर करोगे फिर, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं एक स्लाइड समझाता हूँ आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाली स्लाइड है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट के अंदर में फिर करना है। रेडी है? हाथ ऊपर करके बता देंगे एक बार जल्दी से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपको काम आएगा। एक स्लाइड लूंगा आप लोगों से, सिर्फ 1 मिनट, और 3 क्वेश्चन उसके ऊपर मैं कंटिन्यूस आप लोगों से दूंगा, ठीक है। आप लोगों को फिर उसके आंसर करने हैं, ओके। आप लोगों के लिए जो कर सकते हैं ना, जो मेहनत हो सकती है वो कर रहे हैं, बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब हर किसी बच्चे ने कर देना है, सेशन को लाइक कर देना है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, जो वन क्षेत्र है, ठीक है, उसमें कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वन है, और कौन सा राज्य है जो परसेंटेज के अनुसार सबसे ज्यादा वन रखता है और एरिया वाइज सबसे ज्यादा वन रखता है। अगर मैं बात करूं हमारे भारत में 3 सबसे ज्यादा, ठीक है, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से वन जिसके पास में है वो है सबसे पहला मध्य प्रदेश। ये याद रखिए आप लोग, मध्य प्रदेश के पास में 77,000, ठीक है, 73 वर्ग किलोमीटर का जो है जंगल है, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है अरुणाचल प्रदेश की, 65,882 स्क्वायर किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे आता है। तो पहले 3 आप लोगों ने याद रखना है, राज्य जो क्षेत्रफल के हिसाब से, मतलब एरिया, ठीक है, एरिया के हिसाब से, ठीक है, एरिया। और एक होता है फ्रेंड्स भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत, मतलब चाहे राज्य छोटा हो, ठीक है, लेकिन उस राज्य का कितना % एरिया जो है वो वन आच्छादित है या फिर फॉरेस्टेड है। तो अगर भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो मैं आपको बताऊं, यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, ठीक है। ये लक्षद्वीप जो है ना, इसके अंदर में
जितना भी उसका एरिया है उसके पास में, छोटा है वो बेचारा, ठीक है, सबसे छोटा हमारा यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, लेकिन फिर भी उसके पास में, ठीक है, 91.33% जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो वनाच्छादित है। मतलब अब लक्षद्वीप के अंदर में इतना जंगल है या जंगल के अंदर में लक्षद्वीप बसा हुआ है, ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये इतना सारा तो उसके पास में जंगल ही है पूरा। तो 91.33% उसका जो एरिया है लक्षद्वीप का वो जंगल है। उसके बाद में अगर राज्यों की बात करें फ्रेंड, तो राज्यों के अंदर में मिजोरम सबसे टॉप पे आता है 85.34% के साथ में, ठीक है, 85.34% के साथ में मिजोरम जो है प्रतिशत के अनुसार दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। और अंडमान और निकोबार जो है इसके पास में जो है 81.62%, ठीक है। तो लक्षद्वीप के पास में सबसे ज्यादा है। इसके लिए मुझे एक ही डायलॉग याद आ रहा है, ठीक है, सूर्यवंशम मूवी का, ठीक है, संस्कार उम्र से बड़े हैं इसके, ठीक है, फॉरेस्टेड एरिया, ठीक है, काफी ज्यादा है इसका। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि 91.33% के साथ में लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा प्रतिशत जंगल। और अगर ये यूनियन टेरिटरी हो गया, स्टेट के बारे में बात करें तो मिजोरम 85.34%, ठीक है, अंडमान निकोबार 81.62% के साथ में तीसरे नंबर पे, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब ये एक बार लिख दो, एरिया के हिसाब से लिखो पहले तीन, जल्दी जल्दी से पहले लिखो आप लोग, एरिया के हिसाब से पहले तीन लिखो। मध्य प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, लिखो सभी लोग जल्दी से, हर कोई बच्चा लिखेगा, एक्टिविटी होंगी यहाँ पर में तो मजा आएगा आपको पढ़ाने में भी। मध्य प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर आप लोगों से बात करें फ्रेंड्स परसेंटेज के हिसाब से राज्य और यूनियन टेरिटरी, तो सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है, 91.33%, मिजोरम, ठीक है, 85.34%, और फिर अंडमान निकोबार, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस एक अकेली स्लाइड के ऊपर में 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तैयार है आप सभी लोग? बिना पोल के, पोल ना दिया जाए, टीम बच्चे कमेंट करेंगे यहां पर में और देखते कितने लोग आंसर कर सकते हैं। और हर बच्चे, जब आप रिवीजन भी करोगे ना इस सेशन की बाद में, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने कमेंट में आंसर करते रहना है। और जितने बच्चे बाद में भी देख रहे हैं वो लोग भी आंसर करते रहेंगे, ठीक है, कमेंट के अंदर में इन तीनों क्वेश्चन के आंसर करने आप लोगों ने। चलिए पहला आप लोगों का, इसमें भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन क्षेत्र कौन से राज्य में पाए जाते हैं? क्षेत्रफल के एरिया से हिसाब से बोल रहा है यहाँ पर में, ठीक है, एरिया वाइज सबसे ज्यादा कौन से जो है राज्य में पाए जाते हैं? ओके, जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी। 77,000, ठीक है, 77,073 स्क्वायर किलोमीटर जो है फ्रेंड्स वो एरिया है उसका। और भारत में एरिया वाइज सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश के अंदर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला है, एरिया वाइज बोला है, ठीक है, इसी वजह से आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हो गया आप लोगों का, ठीक है, जल्दी बताइए सभी लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का पहला क्वेश्चन कितने लोगों ने आंसर कर दिया बताना है मुझे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र है? बताइए। अब ये क्वेश्चन को समझिए आप लोग और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। यहां पर मैं क्या बोला है आप लोगों को कि किस केंद्र शासित प्रदेश में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताइए जल्दी जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहां पर मैं इसकी, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा जो है वो लक्षद्वीप के पास में है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा लक्षद्वीप के पास में 91.33%, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं आप लोगों को, 91.33% जो है ये इसका जो एरिया है वो वनाच्छादित है, फॉरेस्टेड है। ओके, चलिए, तो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन था आप लोगों का, कितने लोगों ने आंसर कर दिया जल्दी से बताएंगे। या अभी आप लोग देख सकते हो कि लक्षद्वीप 91.33%, फिर एक स्टेट आता है मिजोरम 85.34% के साथ में, फिर से एक यूनियन टेरिटरी आ जाती है अंडमान एंड निकोबार 81.62% के साथ में, ठीक है। चलिए 3000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर में, तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था 3 क्वेश्चन कराऊंगा लगातार। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। वन क्षेत्र के प्रतिशत के अनुसार निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परसेंटेज वाइज बोल रहा है, ठीक है, प्रतिशत के अनुसार बोल रहा है, तो प्रतिशत वाला लगाना, ये समझ गया आप लोगों को, ठीक है। और स्टेट यूनियन टेरिटरी दोनों का मिक्स रखना है। तो आपको पता है फ्रेंड्स की सबसे ज्यादा, ठीक है, वनाच्छादित 91.33% के साथ में लक्षद्वीप है, फिर उसके बाद में जो है प्रतिशत के अनुसार आता है मिजोरम, ठीक है, स्टेट, और फिर उसके बाद में बारी आती है अंडमान एंड निकोबार की, ठीक है, 213। तो 213 कहां पर में दिया हुआ है आप लोग देख लीजिए, 213 कहां पर में दिया हुआ है, आप बताइए कौन सा ऑप्शन है यहां पर में, कितने लोगों ने आंसर लगाया है 213, ठीक है। तो 213 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था, 213, ठीक है। 3 में से कितने सही हुए आपके बताएंगे जल्दी से, 3 में से 3, 3 में से 2, 3 में से 1, कितने सही हुए हैं। और ऐसे ही और भी मैं आप लोगों को स्लाइड्स लेकर आगे में करवाऊं क्वेश्चंस, ठीक है, आप बताइए मुझे, अगर आप लोग बोलोगे तो ऐसे हम लोग और भी करेंगे, ठीक है, आने वाले सेशंस में भी करेंगे, जिससे आप लोगों को याद होती जाए चीजें। ओके, चलिए
ना आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। अर्थ समिट जिसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, अर्थ समिट, इंटरनेशनल अर्थ समिट, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स 1992 के अंदर में आयोजित हुआ था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। कहां पर में, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ये ब्राजील में शहर है, यहां पर में आयोजित हुआ था। इसको रियो समिट भी बोला जाता है। ठीक है, इसको रियो समिट भी बोलते हैं क्योंकि रियो शहर के अंदर में, रियो डी जेनेरियो जो शहर है वहां पर में आयोजित हुआ था ये 1992 के अंदर में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थ समिट 1992 लिख लेंगे सभी के सभी बच्चे, ताकि याद हो जाए आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, चल ओके ना फ्रेंड्स, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, और आप लोग मुझे बाकी के भी जो है कमेंट के अंदर में आंसर करके बताते जाएंगे, आप बाकी की जो चीजें है उसके बारे में भी। तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली दादिन धिन्ना, ठीक है, कौन सी है। तो तमिलनाडु की, और ये बाकी की भी बता दीजिए ना, सारे के सारे ही शहर बता दीजिए एक एक करके, ए बी सी डी आप लोग बताते जाइए जल्दी जल्दी से, कौन कौन से शहर में, कौन कौन से राज्य के अंदर में है। नीचे से स्टार्ट करते हैं। कथक जो है फ्रेंड्स ये है यूपी का, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, कुचिपुड़ी, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर में है। ठीक है, मोहिनी अट्टम केरला में है, केरला। ओके, और वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स भरतनाट्यम की, तो ये है तमिलनाडु के अंदर में, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के अंदर में जो है फ्रेंड्स भरतनाट्यम फेमस है, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कितने लोगों का सही है, चलिए बहुत सारे बच्चे जो अभी भी बता रहे हैं कि 3 में से 3 पिछले वाले इसके सही हुए थे, और अभी भी आंसर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो कथक, अच्छा चलो मैं एक और पूछ लेता हूं आप लोगों से, कथकली, कथकली, ठीक है, एक कली कल ख्वाब में आई और गले का हार हुई, कली, तो कली, ठीक है, फीमेल है और फीमेल सबसे ज्यादा केरला में है। ठीक है, मोहिनी नाम लड़की का है, लड़कियां सबसे ज्यादा केरल में है, तो केरल हो गया। ठीक है, चलिए याद हो गया आप लोगों को। तो मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों के दोनों क्या है फ्रेंड्स, केरल से संबंधित है। अच्छा एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो सत्रिय डांस आप लोग बताइए मुझे, सत्रिय कहाँ का फेमस है, सत्रिय, सत्रिय डांस। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी से, सत्रिय कहाँ का फेमस है। बहुत बढ़िया, आप लोगों के चैट रेट जो है फ्रेंड्स एकदम स्पीड में गोली की रफ्तार से आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, तो सत्रिय डांस जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, असम का है, असम का सत्रिय डांस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्टिंग चीज, ये क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप लोग। मैं आपको बोल रहा हूं एक मिनट के लिए एकदम टकटकी लगाकर देखिए, आप लोगों को मैं एआई का एक नमूना आज अभी दिखाने वाला हूं, बहुत ही जबरदस्त वाला। सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से आप लोग, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जल्दी से। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, कौन से वर्ष स्टार्ट हुआ था, तो आपको पता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी। ठीक है, दांडी, ठीक है, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा गांधी जी ने निकाली थी 12 मार्च, ठीक है, 1930 को। ठीक है, 24 दिन तक यात्रा करने के बाद में दांडी नामक जो जगह है वहां पर में नमक सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। नमक जो है वो बनाया था, नमक बनाया क्या है, नमक तो उठाना ही होता है। ठीक है, नमक अपने आप ही बनता है। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह भी इसको बोला जाता है। नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा या सॉल्ट सत्याग्रह के तुरंत बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था वो कौन सा था। देखिए क्वेश्चन यहां पर में बन गया आप लोगों का। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों का फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये याद रखना है आप लोगों ने, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तुरंत इसके बाद में 1930 में ही। तो 1930 में नमक सत्याग्रह के तुरंत बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अब आप लोग देखिए फ्रेंड्स यहां पर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, और उसके बाद में ठीक है हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे। गांधी जी के साथ में कितने लोग थे, 78 लोग थे, गांधी जी प्लस 78। ठीक है, तो मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा, एआई जनरेटेड है, और आपको बताना चाहूंगा कि क्या जो है प्रगति होने वाली है एआई के अंदर में। अब आप लोग देखिए यहाँ पर में, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये गांधी जी है, दानिश सर भी वहां पर में मौजूद। ठीक है, और मैं बता दूं पहले से ही कि एआई जनरेटेड है ये इमेज, और एआई से हम लोगों ने इसको जो है किया है। और आप बताइए इसके अंदर में आप लोगों को कहीं भी दिख रहा है गांधी जी और मेरी चप्पल भी एक ही कंपनी की दिख रही है यहाँ पर में। ठीक है, बिल्कुल, और गांधी जी यहाँ पर में नमक उठा रहे हैं, मैंने भी बोला गांधी जी थोड़ा सा नमक इधर भी दो यार, मैं भी बनाता हूँ, मेरा भी नाम आना चाहिए यहाँ पर में। ठीक है, नमक सत्याग्रह में मैं भी था आपके साथ में, और वो भी टीचिंग परीक्षा की हुडी पहन के। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो है ना हम लोगों ने एआई वाले कोर्स में भी करवाई है, और मैं आपको बता दूं टीचिंग परीक्षा के अभ्यर्थियों को हम फ्यूचर प्रूफ रखेंगे। मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो एक बार टीचिंग परीक्षा से जुड़ गया वो लाइफ टाइम के लिए उसको अपग्रेडेड रखेंगे हम लोग, ये फ्यूचर है। ठीक है,
ये एक चीज, और बहुत सारी चीज मैंने चैट जीपीटी, आप लोगों को ग्रुप और बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई है, कैसे आप लोग जो है स्टोरीज जनरेट कर सकते हो, कैसे आप आंसर्स पता कर सकते हो, कैसे क्वेश्चंस पर बता सकते हो, हर एक चीज मैंने आप लोगों को सिखाया है। ठीक है, और आगे में भी मैं आपको बता दूं कि जब भी नया इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आएगा, टीचिंग परीक्षा के अभ्यर्थियों को हमेशा एज दिया जाएगा। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, आज के आज जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, ताकि आप हमेशा एक कदम आगे रहे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कुछ इसके अंदर में बिल्कुल एकदम ओरिजिनल जो है गांधी जी के साथ में नमक सत्याग्रह के अंदर में दानिश सर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी राज्य है जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है, जल्दी बताइए आप लोग। ओके, क्लास में बहुत मजा आया था सर एआई वाली, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, वो स्टोरी हमने बनाई थी, याद आ रही है किसी को कि हमने एक स्टोरी बनाई थी क्लास के अंदर में, एआई वाली क्लास के अंदर में स्टोरी, हमने लाइव स्टोरी बनाई थी। ठीक है, इतनी इतनी हमने बनाते बनाते हमने इतना इमोशन उसमें डाल दिया था कि हम लोग खुद, हमको आंसू आ गए हम लोगों को, जो हम लोग बना रहे थे, सारे बच्चे थे। ठीक है, इतना मार्मिक स्टोरी हम लोगों ने बना दी थी। चलिए, तो फ्रेंड्स किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। ठीक है, तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, गुजरात के अंदर में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, राजस्थान में नहीं पाई जाती, झारखंड में नहीं पाई जाती, जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये काली मिट्टी के जो पैचेस है ना, ये आप लोगों को कहां पर में मिलेंगे? ये यहाँ आप लोग देखिए। ठीक है, दक्कन का पठार और यहाँ गुजरात का जो क्षेत्र है वहां पर में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती, झारखंड में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, गुजरात, ये इलाके हैं जहां पर में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को जो है फ्रेंड्स रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दक्कन के पठार में पाई जाती है, और ये बेसिकली आप लोगों की जो है कपास के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें ना पानी को पकड़ के रखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ये पानी को पकड़ के रखती है, इसी वजह से बारिश के मौसम में चिपचिपी मिट्टी हो जाती है, बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है, बहुत एकदम कीचड़ कीचड़ टाइप का हो जाता है इसमें। ठीक है, ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इसका आंसर करेंगे आप सभी के सभी। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। इसके अंदर में आप लोगों से पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग विद अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। आपको जो है ऑर्डर में लगाना है, जो ऑर्डर आपको लगता है सही है वो लगाना है, और ऑप्शंस देख के लगाइए आप लोग यहाँ पर में। ओशियंस दिए गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो पूछ रहा हो कि सबसे बड़े से सबसे छोटा या सबसे छोटे से सबसे बड़ा बनाओ। तो एक ट्रिक है इसकी, PAISA। ठीक है, पैसा। ठीक है, ये आप लोगों को एक ट्रिक पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर देख लेते हैं कि क्या ये जोड़ी लग रही है। आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन जो है दूसरे नंबर पे आता है आप लोगों का। ठीक है, तो अटलांटिक ओशियन आपका दिया है 4 पे। ठीक है, इंडियन ओशियन जो है आप लोगों का आता है तीसरे नंबर पे, तो इंडियन ओशियन दिया है 5वें नंबर पे। ठीक है, सदर्न ओशियन जिसको अंटार्कटिक ओशियन भी बोला जाता है, ठीक है, वो आता है 4थे नंबर पे, और सबसे छोटा जो है वो है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे। तो 2 4 5 1 3 कहीं पे दिया है कि 2 4 5 1 3, जी हाँ, तो मतलब यही वाली जोड़ी थी उसकी। ठीक है, कि वो पूछ रहा था आप लोगों से कि भाई तार्किक जो है लगाना है। अच्छा, कहीं पे 3 1, ठीक है, ये बड़े से, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ में है, कहीं पे छोटे से बड़े की तरफ में भी कहीं पे दिया हुआ है कि ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में 3 1 5 4 2, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर सार्थक रूप से तो दोनों सही हो जाएंगे ना। तो 3 1 5 4 2 कहीं दिया है कि नहीं दिया है, मतलब सिर्फ बड़े से छोटे की तरफ में लगाना था। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, हमें चेक कर लेना है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला ना कि बड़े से छोटे की तरफ में लगाओ या छोटे से बड़े की तरफ में, उसने बोला लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, तो हमने दोनों चेक कर लिया, छोटे से बड़े के तो रूप में भी, और बड़े से छोटे और छोटे से बड़े के रूप में भी, हमने दोनों तरफ से चेक कर लिया। ठीक है, ताकि आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव ना हो जाए। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक ही लॉजिक यहां पर में लग रहा है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये देखिए आप लोगों का, आपको बता दूं फ्रेंड कि सबसे बड़ा ओशियन जो है आप लोगों ने याद रखा है प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा ओशियन जो है आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, चलिए आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग जुड़ना चाहते हैं अगर, तो लक्ष्य, ठीक है, 66 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो 7611101101 इस नंबर पे, या 9697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए फ्रेंड्स, वहां पर में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सारी जानकारी, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में आप लोग डायरेक्टली स्टोर पे जाके भी इस कूपन कोड को लगा के आप लोग कर सकते हो। नीचे में लिंक्स भी दी गई है आप लोगों को। चलिए एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आगे बढ़े हम लोग उससे पहले। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कि अगर आप लोगों को केवीएस की तैयारी करनी हो, ठीक है, तो आप जो है आप कौन से जो है इसकी करोगे। आपको क्या करना है, आपको कमेंट के अंदर में हर एक बच्चे ने लिखना है
ठीक है, हर एक बच्चा लिखेगा, ठीक है, केवीएस, ठीक है, पूरा ऐसे लिखना है आप लोगों ने ताकि आपके जो वो है ना, हम लोगों को वहां काउंट कर सके हम लोग। केवीएस पीआरटी, ठीक है, केवीएस पीआरटी, केवीएस, ठीक है, टीजीटी, और केवीएस टीजीटी में भी अगर आप कर रहे हो तो एसएसटी, साइंस, मैथ्स जो भी कर रहे हो, या केवीएस पीजीटी, ठीक है। आप कौन से एग्जाम के लिए अगर आप दोगे, अगर मान लीजिए अगर आप आगे जाके केवीएस देते हो तो क्या दोगे आप लोग, और हर बच्चे ने लिखना है, कमेंट में भी लिखना है आप लोगों ने लास्ट में, ओके, जिससे क्या होगा कि समझ में आएगा कि आप अगर तैयारी करते हो आगे में जाकर तो किस चीज की करोगे, ठीक है, केवीएस पीआरटी, या अगर आप दोनों की कर रहे हो तो पूरा लिखना है और सही से लिखिएगा, मतलब केवीएस लिखना है आप लोगों ने, फिर पीआरटी लिखना है, केवीएस लिखना है, टीजीटी, फिर स्पेस देके एसएसटी, ठीक है, ऐसा लिखना है आप लोगों ने। तो आप लोग लिखोगे कमेंट के अंदर में ताकि यहां पता चल सके कि आप आगे जाकर और कौन से एग्जाम्स देने वाले हो, ठीक है। तो ये लिख दीजिएगा सभी के सभी बच्चे, और कमेंट में भी लिखना है आप लोगों ने, चैट बॉक्स में तो लिख ही रहे हो, कमेंट में भी लिखना है लास्ट में। नाउ अब बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर में ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज, ये आपका एससीईआरटी बुक का जो है रेफरेंस लेकर बनाया है ये क्वेश्चन आपका। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग जो है वो किस चीज का प्रतीक है। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, आगे की लाइन क्या थी, ठीक है। तो बताइए यहां पर आप लोग, मैं आपको एससीईआरटी का ही पूरा का पूरा ये देता हूं, ठीक है। देखिए वेलोर या फिर वीरता, ठीक है, और बलिदान, ठीक है, ये आप लोगों का होता है केसरी रंग, जो केसरिया रंग है सबसे ऊपर वाला, ये वीरता, बलिदान, साहस इसका प्रतीक है। सफेद रंग जो है ना बीच में, वो शांति का, सत्य का प्रतीक है, ठीक है, शांति और सत्य का प्रतीक है। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जो हरा रंग है वो खुशहाली का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, और साथ ही साथ में अपनी मिट्टी के साथ में जुड़ाव, क्योंकि आपको पता है कि खेती के लिए, खेती हरे हरे खेत होते हैं, तो खेती या अपनी मिट्टी से जुड़ाव उसका भी प्रतीक है ये, ठीक है। तो रिलेशन टू द सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी, मिट्टी से जुड़ाव, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, ठीक है, और समृद्धि इसका प्रतीक, ठीक है। वीरता, बलिदान, केसरिया रंग उसका प्रतीक है, सत्य और शांति का प्रतीक है, ठीक है, सफेद रंग। तो ये आप लोगों को इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये यहाँ पर मैं देख सकते हो, केसरिया रंग साहस और बलिदान का है, सफेद रंग सत्य और शांति का है, और हरा रंग जो है खुशहाली, समृद्धि और मिट्टी के साथ में जो आपका जुड़ाव होता है उससे रिलेटेड है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं कहीं तो भी एक जगह पे दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन से दिन अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। जल्दी से आप लोग ढूंढिए यहाँ पर मैं कहा दिया हुआ है, ओके, जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से सभी लोगों को बताना है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, कि मैंने जो आपसे पूछा अभी, उसके अंदर में आप लोग यहाँ देख सकते हो कि राष्ट्रीय ध्वज जो है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये भी याद रखना था आप लोगों ने, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। अच्छा, हमारे भारत के झंडे का जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो झंडे की चौड़ाई और लंबाई जो है फ्रेंड 3:2 के अंदर में होती है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। चौड़ाई जो है इसकी, चौड़ाई जो होती है इसकी, ये होती है आप लोगों का बेसिकली 2:3 के रेशो में, चौड़ाई और लंबाई के इसके अंदर में। ये लंबाई है उसकी, ठीक है, ये लंबाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है उसकी। तो 2:3 के रेशो के अंदर में आप लोगों ने याद रखना है, इसका होता है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को आंसर करिए आप लोग इसको। स्टेट और न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मिलान करें, उचित विकल्प का चयन करना है आप लोगों ने। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। अब देखिए यहाँ ऑप्शंस इधर साइड में दिए हुए हैं। तमिलनाडु में बताइए इनमें से कौन सा वाला पावर प्लांट है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने बताना है फ्रेंड्स के महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में कौन सा है, और कहा कौन सी जोड़ी सही बैठ रही है, ठीक है। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, एक एक करके भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। कि तमिलनाडु का, भाई तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं कलपक्कम जो है ये है, ठीक है। तो एक ही जोड़ी जो है वो 2 के साथ लगनी चाहिए। महाराष्ट्र की बात करूंगा तो महाराष्ट्र में तारापुर है, ठीक है। तो बी की जोड़ी जो है वो 1 के साथ लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश में नरोरा है, सी की जोड़ी 4 के साथ लगनी चाहिए। कर्नाटक में कैगा है, तो डी की जोड़ी लगनी चाहिए 3 के साथ में। अब बताओ कहां पर में दिया हुआ है ये, 2-1-4-3, 2-1-4-3, 2-1-4-3। आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से कहां पर में है इसका आंसर। 2-1-4-3,
जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी के सभी। 2 1 4 3 कहां पर में दिया हुआ है? ठीक है, तो कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से आंसर हो जाएगा यहां पर में नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी दिया हुआ ही नहीं है। कितने लोगों ने सही लगाया है? हाथ ऊपर करके बता दो एक बार, अगर सही लगाया है तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, आपको बताना है ब्रह्मांड में पल्सर क्या होते हैं। पल्सर, देखिए पल्सर जो है फ्रेंड्स आपको बताना है ये क्या करते हैं। पल्सर मतलब वो पल्सर मतलब वो होड़ी बाबा वाली पल्सर नहीं है ये। पल्सर मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं, एक रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो बहुत तेजी से, ठीक है, लाइट छोड़ते हैं बहुत तेजी से। ठीक है, तो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स को पल्सर कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार्स, ये पल्सर कहलाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से रोटेट हो रहे होते हैं। ठीक है, ये आप जैसे देख पा रहे हो, और इनकी बहुत तेज रोशनी छोड़ते हैं ये। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण देश बन गया है? आपको ये बताना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आधिकारिक रूप से, ठीक है, ब्रिक्स का 11वें नंबर का पूर्ण देश, अब 11 देश हो चुके हैं ब्रिक्स के अंदर में। ब्रिक्स की 2025 की अध्यक्षता कौन कर रहा है ये बता देंगे आप लोग। अध्यक्षता, ठीक है, कौन कर रहा है ये आपको बताना है ब्रिक्स की। तो अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स की ब्रिक्स की 2025 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, वो आप बताएंगे। ब्रिक्स का 2011 ब्रिक्स में जो है 11वें नंबर का पूर्ण देश बना है इंडोनेशिया, और ब्रिक्स 2025 की अध्यक्षता कर रहा है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील, ये याद रखना है। अब 11 देश हो चुके हैं ब्रिक्स के अंदर में इंडोनेशिया के जुड़ने के बाद में। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको याद रख लीजिए आप लोग। ओके, इंडोनेशिया जो है इसने ज्वाइन कर लिया है ऑफिशियली, अब ये बन गया है 11वें नंबर का देश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं लक्ष्य 66 आज आप लोग 12 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हो, और जो बच्चे जुड़ चुके होंगे उन लोगों के लिए जो आगे में मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बाकी जो स्टूडेंट्स बाद में जुड़ेंगे या बाद में ज्वाइन होंगे उन लोगों को अलग से लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है जल्दी ये बताइए आप लोग, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा? 2866 लाइक्स हो चुके हैं, 3000 लाइक से हम लोग बहुत ज्यादा पास है। जल्दी जल्दी से आप लोग जो है लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। द टर्म ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, मतलब राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा जो है ये परमानेंट हाउस है, परमानेंट, परमानेंट। ठीक है, कभी भी ये भंग नहीं होती, कंटिन्यूस चलती रहती है, तो इसका कार्यकाल इन्फिनिट है, कभी खत्म नहीं होता ये। आपको बता दूं उनके सदस्य का कार्यकाल जो है, सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, तो ये एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, इट इज अ परमानेंट चैम्बर, परमानेंट सदन है ये। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी लोग जो है बी आंसर लगा रहे हैं, मैक्सिमम लोगों ने 44% लोग जो थे फ्रेंड जिन्होंने आंसर लगाया है बी, सबका गलत हो गया बी। ठीक है, अब जो है सी आंसर लगा रहे हैं लोग। तो मेंबर्स जो है उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, ये राज्यसभा परमानेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बताना है फ्रेंड्स कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम्स जो है उनको, ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल जो है पृथक निर्वाचन जो है वो दिया गया था, का अधिकार दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट जो है फ्रेंड्स ये दिया गया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। कल हम लोगों ने रात में, कितने लोग थे जिन्होंने टीचिंग परीक्षा पर फ्री क्लास की है कल रात में? बताइए जल्दी से, हाथ ऊपर करेंगे। कल कितने लोग थे? फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास थी, और आज आप लोगों की टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। सभी ने टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। कोई ऐसा है तो नहीं यहाँ पर जिन्होंने टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया अब तक? ठीक है, आज के आज डाउनलोड कर लेंगे सभी। तो मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, मॉर्ले मिंटो सुधार, इसके अंतर्गत जो है मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचक मंडल, एक तरीके का रिजर्वेशन था ये, ठीक है, वो दिया गया था। ये फूट डालो और राज करो की नीति के तहत था। इसको काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी इसको बोला जाता है, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है, लॉर्ड मॉर्ले उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, भारत के मामलों के सचिव ब्रिटेन में, और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइस राय थे। तो इन दोनों ने मिलकर बनाया था, इस वजह से इसको मॉर्ले मिंटो सुधार या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है।
बिहार जूनियर में 2017 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, नाउ ए बी सी डी, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। निम्नलिखित में से किसे बाद में संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा के बाद में परमानेंट अध्यक्ष किसको चुना गया था? जल्दी से एकदम स्पीड में आंसर करेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को 3000 प्लस लाइक्स के लिए। जितने भी बच्चे हैं जो ये 3000 बच्चे हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस सेशन को एनर्जी दी है। तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो परमानेंट अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको भी याद रख लेना। अस्थायी अध्यक्ष थे ये, ठीक है, 9 दिसंबर 9 दिसंबर से लेकर, ठीक है, 11 दिसंबर तक सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की और राजेंद्र प्रसाद जो है 11 दिसंबर को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिए गए थे। ओके, 1946 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जो है परमानेंट अध्यक्ष चुन लिए गए थे। हु वॉज द गवर्नर ऑफ बिहार व्हेन झारखंड वॉज फॉर्म्ड? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। जल्दी से बताइए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, बताओ आंसर। ये कई सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है। झारखंड जो है वो कब फॉर्म हुआ बिहार से अलग होकर? 15 नवंबर को, ठीक है, सन 2000 में। ठीक है, बिहार और झारखंड अलग हुआ, बिहार और झारखंड जो है वो अलग अलग हो गए थे। ओके, तो उस समय में जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तब उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? जल्दी जल्दी से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है इसका आंसर आप लोगों ने क्या होगा। और जल्दी से, आप अगर नहीं पता है तो एक एटलीस्ट एक वो बताइए आप लोग। ठीक है, इंटेलिजेंट गैस लगाइए आप लोग, कोशिश तो करो यारो। देखिए फ्रेंड्स, जब झारखंड अलग हुआ बिहार से उस समय में, ठीक है, विनोद कुमार पांडे, वीसी पांडे, ठीक है, बिहार के गवर्नर थे। और जब बिहार और झारखंड को अलग किया गया तो इनको, विनोद कुमार पांडे, वीसी पांडे को संयुक्त राज्यपाल बनाया गया था, दोनों राज्यों का एक साथ। मतलब वो बिहार के भी राज्यपाल थे और झारखंड के भी राज्यपाल थे उस समय तक, उस समय में। ठीक है, तो बिहार और राज्यपाल के संयुक्त राज्यपाल बने वो, बिहार और झारखंड के। ठीक है, तो वीसी पांडे, ये याद रखना आप लोगों ने, विनोद कुमार पांडे आंसर हो जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं विनोद कुमार, ठीक है, पांडे, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीसी पांडे। ओके, नाउ तो बिहार और झारखंड जब अलग हुआ उस समय में विनोद कुमार पांडे राज्यपाल थे और वही बाद में, मतलब जस्ट जैसे अलग हुआ झारखंड तो दोनों राज्यों के संयुक्त गवर्नर भी बने। अच्छा, जब बिहार और झारखंड अलग हुआ, ठीक है, सन 2000 में, उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम कौन थे उस समय में भारत के? कोई बता सकता है यहां पर में? ये क्वेश्चन आ जाए अगर, क्योंकि उस समय में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उत्तराखंड जिसको पहले उत्तरांचल बोलते थे वो अलग हुआ और झारखंड अलग हुआ, तो 3 राज्य अलग हुए थे। तो आपको बताना उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय में प्रधानमंत्री जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी, ठीक है, वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे। 4000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जल्दी जल्दी से आप लोग, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे जल्दी से। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इसका भी आप लोग आंसर करके बताएंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये भी। और कल जितने भी बच्चे थे क्लास में उन लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट उनको समझा हुआ होगा। बिहार में विधान परिषद, देखो बिहार के अंदर में विधान परिषद है, ठीक है, 6 राज्य है जिनमें विधान परिषद है, जल्दी से नाम लिख देंगे उन राज्यों के। ठीक है, तो बिहार में विधान परिषद है, तो बिहार में विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है? ठीक है, तो बिहार की बात क्या है, मतलब सारे ही राज्यों के अंदर में जहां जहां पर में विधान परिषद है, ठीक है, वहां पर में 1/6 जितने भी सदस्य होंगे उनका 1/6 जो सदस्य होते हैं टोटल का, वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 जितने भी सदस्य होंगे टोटल, उनमें से 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैं इसको रियल एग्जांपल से जोड़ता हूं। बिहार के अंदर में जो विधान परिषद है, बिहार, ठीक है, में जो विधान परिषद है उसकी स्ट्रेंथ है 75। कितने लोगों को पता है ये बात? बिहार में विधान परिषद में कितने सदस्य है? 75 है। ठीक है, तो इसका 1/6 जो है फ्रेंड्स, वो आप लोगों का करीब करीब 12.5 आता है, लेकिन इसको 12.5 तो आप आधा के आधा काट के लेंगे क्या इंसान को? ठीक है, उसमें तो उन्होंने जो है इसको राउंड फिगर करके 12 कर दिया है। ठीक है, तो 12 सदस्य जो है विधान परिषद के अंदर में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 63 अलग अलग जगह से चुनकर आते हैं।
आपको पता है 1/3 आते हैं विधानसभा के द्वारा चुनकर, 1/3 आते हैं राज्य में जो लोकल बॉडीज है, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, वहां से चुनकर आते हैं, 1/12 आते हैं ग्रेजुएट्स में से और 1/12 आते हैं शिक्षकों में से। ठीक है, तो इस तरीके से 63 चुनकर आते हैं और 12 जो है बिहार के अंदर में नॉमिनेट होते हैं। और ये 12 कहां से आया नंबर? 1/6, 75 का 1/6। ठीक है, 12.5 होता है लेकिन उन्होंने राउंड फिगर करके 12 किया उसको। ठीक है, तो कितने सदस्य नॉमिनेट होते हैं? अगर नंबर पूछ लिया जाए तो 12 याद रखना है आप लोगों ने, अगर प्रोपोर्शन बोल दिया जाए तो 1/6 नॉमिनेट करते हैं राज्यपाल। ठीक है, अच्छा, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए एज कितनी चाहिए होती है आप लोगों को? एज ये भी बता दो आप लोग, इतना खर्चा हो गया है तो। अगर किसी राज्य को विधान परिषद बनाना है या हटाना है, ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल लगता है विधान परिषद बनाने या हटाने के लिए? सारी चीजें पढ़ाया है मैंने आपको। टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़कर आप टॉपर बनने के जो है फ्रेंड्स एक तरफ में एक कदम बढ़ा रहे हो आप लोग। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने, क्योंकि सारी की सारी चीज आपको पढ़ाई है। आर्टिकल नंबर 169 किसी भी राज्य में विधान परिषद को बनाने या हटाने का अधिकार संसद को देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A जो कि बात करता है कि समान न्याय मिलेगा सभी को, और अगर किसी के पास में पैसे नहीं है तो उसको निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी, सरकार देंगी उसको निःशुल्क कानूनी सहायता, सरकार। मान लीजिए कि आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और आपके पास में पैसे नहीं है वकील वगैरह करने के, तो सरकारी वकील आपको मिलेगा, सरकार आपको वकील देंगे। अब वो कैसा देंगी? अपने हिसाब से देंगी। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है, आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर, ठीक है, 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक जो है, जो आर्टिकल्स है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 तक ये डीपीएसपी में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। तो जो आर्टिकल 39 की बात हो रही है, 39A की, तो ये इसी के बीच में कहीं तो भी आएगा ना 39A, तो वो डीपीएसपी का ही पार्ट है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तो सिंपल सी बात थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, 67% लोगों ने आंसर किया, 66-67% लोगों ने, जबकि कितना इजी क्वेश्चन था। मुझे लगता है आप लोग अगर थोड़ा भी दिमाग लगाते तो 90 से ज्यादा % लोगों ने आंसर करना चाहिए था। कितने लोग मानते हैं कि इसका आंसर करना चाहिए था सभी ने? ठीक है, इजी क्वेश्चन था, अगर थोड़ी भी पॉलिटी आपने पढ़ी हुई है तो आप लोग इसका आंसर कर सकते थे। और टीचिंग परीक्षा का हर एक अभ्यर्थी, पेड स्टूडेंट कर सकता है इसका क्वेश्चन। मैं यहां पर मैं फ्रेंड्स दावे के साथ में बोल सकता हूं जिसने क्लास देखी होंगी, क्योंकि बार बार रिवाइज कराया मैंने इस चीज को आप लोगों को। ठीक है, देखिए हाथ भी ऊपर कर रहे हैं बच्चे यहां पर में। ओके, तो टीचिंग परीक्षा ने ये हर एक चीज पढ़ाई है। अभी भी बोल रहा हूं, मौका है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि यार काश ज्वाइन हो गए होते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी है। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं भारत निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया, जिसको आज म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, म्यांमार। ओके, तो बर्मा या म्यांमार जो है इसको भारत से अलग किया गया। तो पहले इसका प्रशासन भारत के अंदर में ही था, ठीक है, इसको अलग कर दिया गया भारत के प्रशासन से। कौन से अधिनियम के तहत? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए 1937 में अलग किया गया। देखो बात को समझो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यह बात लिखी गई थी कि जो बर्मा या म्यांमार है उसका प्रशासन अलग कर दिया जाए और भारत का प्रशासन अलग कर दिया जाए। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बोला गया। बट ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था 1937 में। तो भारत और म्यांमार अलग कब हुए, अलग अलग उनका प्रशासन? 1937 में जाकर। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर ये आप लोग ध्यान से समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आप लोगों को लेकर चलूं, ठीक है, तो प्लीज अगले 4 क्वेश्चन जो है वो बहुत मतलब अपने आप को झोंक दीजिए इस सेशन के अंदर में, भूल जाइए सब कुछ, पूरा का पूरा फोकस रखिए इसके ऊपर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आप लोगों के। देखिए यहां पर मैं क्या बोला गया आप लोगों को कि टाइफून नामक चक्रवात, ठीक है, चक्रवात जो है साइक्लोन हमारे भारत के अंदर में उड़ीसा में सबसे ज्यादा आते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो चक्रवात, ठीक है, जिसका नाम टाइफून है, वो कहां पर में आता है? टाइफून नाम, उसको टाइफून बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है इसका। ठीक है, तो टाइफून कहां पर में बोला जाता है? तो टाइफून जो है फ्रेंड्स, टाइफून, फोन कहां पर बनते हैं सबसे ज्यादा? फोन, फोन, ये याद रख लेना आप लोगों ने। मैं ऐसे जस्ट एक ट्रिक बताया, मैंने पेड क्लास में भी बताई आप लोगों को ट्रिक इसकी। ठीक है, तो फोन बनते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, चाइना के अंदर में, है ना। तो चाइना सी के अंदर में जो है फ्रेंड, जो आता है चाइना जापान के पास में, ये इसको बोलते हैं टाइफून। ओके, ये याद रख सकते थे आप लोग एक ट्रिक के जरिए। ठीक है, तो टाइफून, मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे रहा हूं, ये लिस्ट प्लीज याद रख लीजिएगा आप लोग।
टाइफून जो है वेस्टर्न पैसिफिक, वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन, मतलब चाइना और जापान के आसपास में, ठीक है, ये याद रखना है, चाइना सी में। विली विली कहां पर में आता है? ऑस्ट्रेलिया में, विली विली ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। टोर्नेडो यूएस के अंदर में आते हैं। हरिकेन, साइक्लोन जो है इंडिया में आते हैं, इसको इंडिया में साइक्लोन बोला जाता है, ठीक है। बागियो कहां बोला जाता है? बागियो। अच्छा, बाग में क्या होता है बताओ? बागों में क्या होता है? बागों में फूल होते हैं, तो फिलीपींस। बागों में क्या है? बागों में बाहर है, और बाहर किसकी वजह से है? फूल है, ठीक है, तो फूल की वजह से। तो बागियो फिलीपींस में आते हैं, बागियो, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बागियो बोला जाता है फिलीपींस के अंदर में फूल। और फोन जो है फ्रेंड्स कहां बनते हैं? चाइना में बनते हैं। तो ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं। विली विली ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट था आप लोगों को जो बन सकता है। एक क्वेश्चन और कराऊं मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड, बड़ा सा, ठीक है, अगर आप बोलो तो करवाते हैं इसको, फिर आप बताइए। हाँ, हरिकेन जो है फ्रेंड्स यूएसए में बोला जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर में हरिकेन, ठीक है। मेनली हरिकेन जो है उत्तरी अटलांटिक कैरिबियन द्वीप, ठीक है, उत्तर मध्य अमेरिका, मतलब प्रशांत महासागर, मतलब अमेरिका में बोला जाता है हरिकेन। इसको टाइफून बोला जाता है चाइना में, ठीक है, और साइक्लोन बोला जाता है इंडिया के अंदर में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में। लिख दो, अगर आप बोलो तो करवा दो एक क्वेश्चन में आप लोगों को। 50 लाइक्स दूर है हम लोग 3500 से, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे आप लोग। देखिए, हरिकेन बोला जाता है यूएसए के आसपास में, यहां पर मैं आप लोगों का चाइना सी के पास में और जापान के पास में टाइफून बोलते हैं, साइक्लोन इंडिया के पास में बोलते हैं, विली विली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसके ऊपर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी सभी। चलो बताओ, आज आप लोगों की टेस्ट है, आपको पता है ना, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को मैं, और हर बच्चा आंसर करेगा, ठीक है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बागों में क्या था भाई? बागों में फूल था, तो बागियो फिलीपींस, ठीक है। तो ए की जोड़ी 3 के साथ लगनी है, तो सी और डी एलिमिनेट हो गए, ठीक है। हरिकेन बोला जाता है यूएसए के अंदर में, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बे की जोड़ी लगेंगी 4 के साथ में, दोनों जगह पे दिया हुआ है। टाइफून, फोन आया चाइना से फोन आया, ठीक है, तो सी की जोड़ी लगेंगी 2 के साथ में, ठीक है, तो सी की जोड़ी 2 के साथ में यहाँ अकेली लगी हुई है, आपका आंसर बी हो गया है, ठीक है। विली बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में, विली विली, ठीक है, तो डी की जोड़ी लगेंगी 1 के साथ में, ठीक है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, कितने लोगों का सही हुआ है? हाथ ऊपर करो जल्दी से, कितने लोगों का सही हुआ है? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है आप लोगों का? 3 4 2 1। आज रात में आप लोगों की फ्रेंड्स क्लास है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अभी मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बिना पोल के आप लोग आंसर करोगे। और जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, लक्ष्य 66 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड्स अच्छे से जुड़ सके, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में कम से कम दाम में अपने सफलता की ओर आगे बढ़े। आप लोग जितने भी बच्चे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये एक मौका है आप लोगों के पास में, केवीएस के ऊपर में भी कोड लग जाएगा। तो जितने लोग केवीएस की, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से आपका ये किया हुआ है हम लोगों ने, केवीएस के अंदर में भी हम धूम मचाने वाले हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर फिर से। अब ये आंसर बिना पोल के आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। चलिए, बिना पोल के आंसर करना है इसका, बिना पोल के सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, पोल के बिना आंसर करेंगे, कमेंट के अंदर में बताओ। पोल में आंसर करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, देखिए यहां पर में, ठीक है। कमेंट के अंदर में आंसर करना है आप लोगों ने। इसका आंसर क्या होगा? विली विली बोला जाता है कहां पर में? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में विली विली। तो ए की जोड़ी लगेंगी 2 के साथ, तो ए और सी एलिमिनेट हो गए। हरिकेन बोला जाता है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर में, तो बी की जोड़ी लगेंगी 1 के साथ, ठीक है, बी की जोड़ी 1 के साथ दोनों जगह पे दी हुई है। टाइफून, फोन आया चाइना से, ठीक है, तो सी की जोड़ी 4 के साथ लगेंगी, यहां पर में लगी हुई है, ठीक है, यहां नहीं है, तो डी भी एलिमिनेट हो गया। बी के अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता। बागों में क्या था? बागों में फूल था, फिलीपींस था, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का अब सही हुआ है? हाथ ऊपर कर दो एक बार। मजा आ गया आप लोगों को? और हर एक बच्चा जो है कमेंट के अंदर में ये चारों के चारों लिख दो, चारों में से कोई भी पूछा जा सकता है, कमेंट के अंदर में लिख दो, ठीक है, चाहे लाइव देख रहे हो ऑफलाइन देख रहे हो, लिख दो कमेंट के अंदर में, ताकि याद हो जाए आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक और बार देखिए क्वेश्चन आया है ये फिर से, अब लगाओ आंसर जल्दी जल्दी से।
और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। और आज रात में आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे सभी के सभी बच्चे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में इसको बोला जाता है विली विली, ठीक है। चाइना में बोला जाता है टाइफून, भारत में बोला जाता है साइक्लोन, यूएसए के अंदर में हरिकेन। खत्म हो गया आंसर, आप लोग लगाओगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आंसर लगा देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है अस्पृश्यता को समाप्त करता है कौन सा वाला अनुच्छेद है, ठीक है। छुआछूत को समाप्त करने वाला कौन सा वाला अनुच्छेद है कि भारत के अंदर में छुआछूत को समाप्त करने की बात करता है। तो छुआछूत को समाप्त करने वाली बात करता है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 17। अगर आपने कोई भी ऊंची जाति, नीची जाति, ये सारी चीजें की और जो है जाति प्रथा की वजह से जो है आप लोगों ने किसी के साथ में छुआछूत किया, तो आप ये दंडनीय अपराध है। तो छुआछूत को या अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है, या किसी को छोटी जाति का होने की वजह से जो है आपने कुएं से पानी नहीं भरने दिया या उसको आने नहीं दिया, तो ये सारी चीजें जो है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 17 के तहत आप लोगों के लिए खतरा है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महा टेस्ट जो है फ्रेंड्स उसका एनालिसिस कल होने वाला है आप लोगों का। आज आप सभी के सभी टेस्ट देंगे, तैयार है? हाथ ऊपर करके बता दो सभी बच्चे आज तैयार है आज रात में टेस्ट देने के लिए, ठीक है। आप लोगों की टेस्ट है 6 बजे, सीटेट की टेस्ट है। जितने भी आपके दोस्त है, आपके परिचित है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको बता दो कि टीचिंग परीक्षा की अपने लाइब्रेरी में जो आपके परिवार के अंदर में हर किसी को बता दो आज कि आज महोत्सव है, आज त्योहार है मेहनत का, आज जो है फ्रेंड्स आना है। तो आप सभी को बता दो, जितने भी आपके साथी संगी होंगे, जो भी आपके फैमिली में होंगे, दूर के रिलेशन में होंगे, लाइब्रेरी के अंदर में होंगे, ठीक है, आपके कॉलेज के ग्रुप के अंदर में होंगे, उनको सबको इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। केवीएस की तैयारी अगर कोई कर रहा है आप लोगों में से या जो भी साथी है, ठीक है, उनको बता दो 7:30 बजे जो है फ्रेंड्स केवीएस की भी महा जो है यहाँ पर में मेहनत का महोत्सव होने वाला है, ठीक है। और 9 बजे आपका बीपीएससी का। कल जो है फ्रेंड्स बीपीएससी का मैं महा एनालिसिस करूंगा, पूरे के पूरे इसका भी होगा, सीटेट का भी होगा, केवीएस का भी होगा और बीपीएससी का भी होगा महा एनालिसिस। मतलब जो आज टेस्ट होंगी उसका कल एनालिसिस भी होगा कि कैसे आप लोगों ने आंसर लगाना था। तो ये मौका है, त्योहार है, ठीक है। तो आप जो है इसके अंदर में भागीदारी कीजिए और झूम कर, ठीक है, खुशी के साथ में इसको सेलिब्रेट करिए। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोगों ने करना है। जल्दी से मैं इसका आंसर दिख रहा है, मैं एक बार इसका आंसर हटा देता हूं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहां पर मैं बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का एक सदस्य नहीं है। 7 बहनों का सदस्य, 7 सिस्टर्स का सदस्य नहीं है, ठीक है। कौन सा वाला नहीं है? 7 बहनों का सदस्य, 7 सिस्टर्स। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो राज्य है उनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है। तो 7 सिस्टर्स जो है फ्रेंड्स उसके अंदर में जो है मैं आपको अगर मैप के थ्रू दिखा दूं, ठीक है, तो ये देखिए आप लोग 7 सिस्टर्स में कौन कौन से आते हैं। अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है, आसाम आता है, नागालैंड आता है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, ये राज्य है। ओके, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 7 बहनें, 7 सिस्टर्स। और ये जो सिक्किम है ना, इसको बोला जाता है थंब स्टेट, ठीक है, थंब स्टेट, थंब स्टेट। ये अंगूठे के आकार का दिखा है ना, इस वजह से थंब स्टेट इसको बोला जाता है। ये 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसमें पश्चिम बंगाल नहीं है, इसमें बिहार नहीं है, इसके अंदर में उड़ीसा नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है, त्रिपुरा जो है ये 7 सिस्टर्स का पार्ट है। अब अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया है, अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखते कितने लोग अब आंसर लगा पाते, ठीक है। आपके मेंटल जो है यहाँ पर में एक्सरसाइज हो रही है। 7 बहनों का सदस्य नहीं है। अब यहां पर में ध्यान दीजिएगा कौन सा वाला नहीं है बोला है, ठीक है। तो ये नहीं है, त्रिपुरा है, उड़ीसा नहीं है, बिहार नहीं है, तो एक से ज्यादा नहीं है। तो आंसर होगा मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। क्योंकि कौन सा वाला नहीं है ये बोला था, यहां पर में नहीं पूछा था आप लोगों से, ठीक है। नहीं, कितने लोगों ने यहां पर में सही आंसर लगाया है? नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये आप लोगों ने लगाना था, नहीं वाला, ठीक है। तो कौन कौन से है इसमें एक बार आप लोग जो जो याद आ रहा है लिखते जाइए आप लोग। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, लिख देंगे, नागालैंड लिख देंगे, मणिपुर लिख देंगे, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 7 राज्य है जिनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स। और थंब स्टेट किसको बोला जाता है? सिक्किम को। अब देखिए एक मैं आप लोगों से जो है फ्रेंड्स जस्ट 1 मिनट 60 सेकंड आप लोगों से लेना चाहूंगा आपकी भलाई के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। क्या आप तैयार हो? आपकी भलाई के लिए ये क्वेश्चन 5 नंबर के बराबर का है। मैं आपको बता रहा हूं 5 नंबर के बराबर का ये क्वेश्चन है। अगर आपने इसको देख लिया अच्छे से तो प्लीज बहुत कंसंट्रेशन के साथ में देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये बड़ा क्वेश्चन एक ही साथ ले लिया मैंने, इसमें 5 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में बोला है कोनीफेरस शंकुधारी वन की क्या विशेषता है, वो जोड़ी लगानी है आपने।
उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसकी क्या विशेषता ये लगानी है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसकी विशेषता। मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन, इसकी विशेषता। देखिए कोनीफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं ना फ्रेंड्स, ये वाले आप लोगों के, ठीक है, ये हमारे दुनिया में, ठीक है, जो 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक का नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिट्यूड जो है 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, यहां पर में पाए जाते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट ये आपके। और यहां पर में जो है ना सॉफ्ट वुड, ठीक है, नरम कास्ट वाले सदाबहार वन, सॉफ्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। 50 डिग्री से 70 डिग्री ऊपर में पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में यहां पर में नरम कास्ट वाले लकड़ी के पेड़ आप लोगों को मिलेंगे, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसको टैगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कोनीफेरस फॉरेस्ट को टैगा के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है अनछुआ, किसी ने जिसको छुआ ना हो, टैगा, ठीक है, टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो कोनीफेरस फॉरेस्ट, क्योंकि शंकु के आकार के दिखते हैं, वो जिंगल बेल वाला क्रिसमस ट्री होता है ना, वैसा वाला ट्री वैसे। तो सॉफ्ट वुड एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो एक ही जोड़ी जो है वो दो के साथ लगेंगी। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? प्लीज बताइए यहां पर में। अगर हाँ, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। कोनीफेरस फॉरेस्ट, सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्री, ठीक है, एक ही जोड़ी लगेंगी दो के साथ में, ठीक है, एक ही जोड़ी दो के साथ में यहां लगी है, यहां नहीं लगी है, यहां नहीं लगी है, यहां पर में भी नहीं लगी है। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का, ठीक है, लेकिन नन ऑफ दी अबव हो सकता है, इसी वजह से इसको अभी रखते हैं हम लोग। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं ना फ्रेंड्स, यहां पर में आपको मजबूत लकड़ियां मिलती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो लकड़ियां मिलती है वो हार्ड वुड होती है, जिससे फर्नीचर वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पर में मिलेंगे आपको? ये इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री वाला, ठीक है, यहां पर में 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, इन दोनों के बीच में ट्रॉपिक्स के पास में, ठीक है, इक्वेटर के दोनों तरफ में, यहां पर में जो पेड़ आपको मिलते हैं वो वहां पर में मजबूत लकड़ियां मिलती है, ठीक है, मजबूत लकड़ियां जिससे फर्नीचर वगैरह बनते हैं आप लोगों के, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसमें रोजवुड, आबनूज, महोगनी, ठीक है, ऐसे जो होते हैं घने जंगल होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, तो यहां पर में मजबूत लकड़ियां मिलती है, तो आंसर आप लोगों का यहां पर में बी की जोड़ी 3 के साथ में लगनी है। तो बी की जोड़ी 3 के साथ में जी हाँ लगी हुई है, ठीक है। अब टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, टेम्परेट का मतलब क्या होता है समझो आप लोग। टेम्परेट का मतलब जो है फ्रेंड्स ये होता है कि भाई ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ से, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच वाला जो एरिया है ऊपर में, और नीचे में भी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच वाला जो एरिया है, ठीक है, वो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। लेकिन ये हमेशा जनरली क्या होते हैं ना फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं ये कहां पर में पाए जाते हैं, ठीक है, ये पूछते हैं। तो ट्रॉपिकल टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा महाद्वीपों के, ठीक है, पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, ठीक है। तो महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर ये पाए जाते हैं, इसकी ये विशेषता है, महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर। और जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है, भूमध्य सागरीय प्रकार का वनस्पति, ये महाद्वीपों के पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में पाए जाते हैं। ये अगर आप लोगों ने याद रख लिया होता तो आप लोग आराम से ए आंसर लगा देते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। बस ये चीज आपके, ये देखिए ये जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में बड़ा क्वेश्चन हमने बना दिया, लेकिन आप लोगों से अपने आप में ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ओके, हम लोग उष्ण कटिबंधीय है सर इसलिए मजबूत है, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, गुड। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। तो इसको बार बार रिवाइज करना है आप लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपसे एक एक करके भी क्वेश्चन बना सकता है। ये पूरी की पूरी जो है पीपीटी जो है आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के, आपको पता ही है कि जितनी भी क्लास होती है हमारी उसकी हम लोग पीपीटी आपको देते हैं। अब हम लोग एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को जो वाईटी क्लास होती है उसकी समरी भी अब हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं पेड क्लास के अंदर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। आप लोगों को बताना है स्थानांतरित कृषि को ब्लैंक में रोका कहा जाता है। कहां पर में जो है घुमंतु खेती को, स्थानांतरित खेती को रोका के नाम से भी जाना जाता है, रोका, रोका के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रोका। तो ब्राजील के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसको रोका के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। मैक्सिको के अंदर में इसको क्या बोलते हैं, या मध्य अफ्रीका के, मध्य जो अमेरिका है उसके अंदर में इसको क्या बोलते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये आप लोग बता दोगे मुझे, ठीक है। और मलेशिया, इंडोनेशिया के अंदर में इसको लदांग बोलते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का जो है
पूर्वोत्तर भारत में इसको झूम की खेती बोला जाता है, ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मैक्सिको में इसको बोलते हैं मिल्पा, मिल्पा मैक्सिको, या फिर सेंट्रल सेंट्रल ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में, मध्य अमेरिका में, मध्य अमेरिका में इसको बोला जाता है। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका के अंदर में, सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको के अंदर में इसको मिल्पा बोलते हैं। ठीक है, ब्राजील में इसको बोलते हैं रोका, रोका। ठीक है, मलेशिया इंडोनेशिया में इसको बोलते हैं लदांग, लदांग। भारत, पूर्वोत्तर भारत के अंदर में इसको झूम की खेती बोला जाता है, झूम की खेती, स्थानांतरित खेती को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि रे कहां पर में बोला जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वियतनाम में बोलते हैं रे। ठीक है, वियतनाम में। ठीक है, आप लोगों से चेना पूछ सकते हैं, चेना कहां पर में बोलते हैं, तो श्रीलंका में बोला जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने। टोंगिया जो है ये बर्मा म्यांमार में बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी का प्रीमियम कोर्स आप लोगों को ऑलरेडी आ चुका है। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो लोग नहीं जुड़े उन लोगों को बता दूं कि न्यू एनसीईआरटी वीडियो कोर्स आपका, जो बच्चे ऑलरेडी ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने कभी भी कोई ना कोई कोर्स लिया टीचिंग परीक्षा से, उनके लिए मात्र 399 में, मतलब एक मूवी टिकट और वहां जाके आप जो पॉपकॉर्न लेते हो, खर्चा करते हो, उससे भी कम दाम में। और जो लोग ओल्ड स्टूडेंट है उन लोगों के लिए केवल 799 में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए न्यू एनसीईआरटी का पूरा कोर्स, और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम आप लोगों की, जब तक इसके अंदर में अपडेट होता रहेगा वो आप लोगों के लिए डालते रहेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे जैसे न्यू एनसीईआरटी रहेंगी आती रहेंगी, वैसे वैसे आप लोगों के लिए डालते रहेंगे हम लोग इसको। ओके, तो आज ही आप लोग जो है फ्रेंड्स ये लक्ष्य 66 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके पेड कोर्सेज के अंदर में जुड़ सकते हो। सुटेबल टाइम क्या है बताइए मधुमक्खियों के अंडे देने का? मधुमक्खियां अंडे देती है। ठीक है, बिहार के अंदर में मधुमक्खी पालन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो आप लोग बताइए कि मधुमक्खियों का अंडे देने का, मधुमक्खी में भी रानी मधुमक्खी अंडे देती है केवल। ठीक है, तो हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, तो रानी मधुमक्खी के अंडे देने का समय क्या है, सही, सबसे सही समय? तो रानी मधुमक्खी का जो सबसे सही समय है अंडे देने का, वो है फ्रेंड्स आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, अक्टूबर दिसंबर। आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। बिहार के अंदर में बहुत सारी मात्रा के अंदर में बहुत सारे लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, भारत में तटीय राज्यों की संख्या क्या है? अक्टूबर दिसंबर मधुमक्खी पालन लिख देंगे कमेंट में ताकि याद हो जाए आप लोगों को। केवल और केवल 70 लाइक्स दूर है हम लोग 4000 लाइक्स से, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, सभी के सभी बच्चे जल्दी जल्दी से। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत के अंदर में तटीय राज्यों की संख्या जो है कितनी हो जाएंगी आप लोगों की तटीय राज्य? तो 9 हो जाएंगे। देखिए यहां पर में अगर हम इधर में देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 राज्य इधर में हो गए। ठीक है, इधर में तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 4 इधर में हो गए। ठीक है, तो राज्यों की बात करेंगे हम लोग तो 9 राज्य है। ठीक है, राज्य बोला है ना यहाँ पर में, स्टेट्स बोला, यूनियन टेरिटरी नहीं बोला है, तो राज्य बोला है, इसी वजह से जो है फ्रेंड्स 9 राज्य हो जाते हैं आप लोगों के। सबसे ज्यादा जो है वो है गुजरात के पास में। ठीक है, ये भी याद रख लेना आप लोगों ने। तो ये हो जाएगा आप लोगों का। और इसके अलावा ठीक है 9 राज्य हो गए, लेकिन अगर मान लो कि राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी बोलता तो 9 स्टेट्स है जिनके पास में है। उसके अलावा 4 यूटी है जिनके पास में आप लोगों का ये भी है, 4 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, एक है दमन एंड दीव, दमन दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, ये इतना बड़ा नाम है इसका। ओके, पुदुचेरी है, ठीक है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। ठीक है, ये 4 यूनियन टेरिटरीज भी है। तो अगर यूनियन टेरिटरीज कितनी है जिनके पास में अपनी खुद की जो है तटरेखा है, तो वो हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स 4 यूनियन टेरिटरीज और 9 राज्य। तो राज्य पूछा है तो राज्य का बता देना, यूनियन टेरिटरी का पूछा तो यूनियन टेरिटरी, और राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों बोल दिया जाए। ठीक है, तो दोनों का प्लस कर दोगे तो टोटल 13 हो जाता है, स्टेट्स प्लस यूटी। ठीक है, 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग आंसर कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बोला गया है कि कौन सा वाला सही है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या 1952 में आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। ठीक है, बताइए क्या केवल पहला वाला सही है, तीसरा सही है, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा सही है, या मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे फ्रेंड तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1952 में नहीं आया था भाई, ये आया था 1972 के अंदर में। वन्य जीव
ठीक है, संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर में। उसके बाद में जो है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, ये बिल्कुल सही है, पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी मेरा साथी, 1992 के अंदर में, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है आप लोगों का। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों का हो जाएगा 2 और 3 सही है यहाँ पर में, ठीक है। तो आपसे सही वाला पूछा था ना करेक्टली मैच, तो 2 और 3। आप लोगों को एक लिस्ट देता हूं मैं, ठीक है, ये देखिए आप लोग के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, भारत वन अधिनियम 1927 के अंदर में पास हुआ था एक, माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1997 के अंदर में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, पूरा का पूरा हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, ठीक है, जल अधिनियम कब आया था 1974 में, और वायु अधिनियम आया था 1981 के अंदर में, जैविक विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, 2002 के अंदर में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 1992 में, लिख लेंगे सभी के सभी बच्चे ताकि याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों को बता दूं कि 10,000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर में आप लोग जो है इसके अंदर में भी ज्वाइन हो सकते हो। जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं उन लोगों को पता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अलग से, वो 49 रुपीज में लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में बीपीएससी के जो पीडीएफ है उसके ऊपर में भी आप लोग ट्राई दे सकते हो। नाउ फ्रेंड, 2022 के लिए 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग, हर कोई बच्चा जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को इससे ज्यादा जो है यहाँ पर मैं एम्फेसिस नहीं दे सकता कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो 2022 के लिए, ठीक है, आपको बताना है 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है इसका, मैं इसका आंसर आप लोगों को पूरा का पूरा जो है डिटेल में बताता हूं कि देखिए 2022 का जो है ना, इसकी घोषणा 2024 में हुई, 2023 का जो होगा उसकी घोषणा 2025 में होगी, मतलब कि हम 2 साल पीछे चल रहे हैं। ओके, तो 2022 का, ठीक है, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ठीक है, 2022 का, उसकी घोषणा 2024 में जाकर हुई है। और मिथुन चक्रवर्ती जो बंगाली और हिंदी सिनेमा के एक्टर है, उनको जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है, ठीक है, ये मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो 54th नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को, मिथुन चक्रवर्ती को। तो मिथुन चक्रवर्ती कहां दिया है? ए में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है, सी में नहीं दिया है, डी में नहीं दिया है, तो आंसर आपका नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया? नन ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये याद रखना आप लोगों ने 70वें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर में 54th नंबर का, 54th नंबर का, 70वें नंबर का एनएफए था, ये नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसमें 54वें नंबर का जो है फ्रेंड्स दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 54वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को, हिंदी बंगाली सिनेमा के एक्टर है। उससे पहले, ठीक है, 2021 का जो कि जिसकी घोषणा 2023 में हुई थी, ठीक है, वहीदा रहमान को दिया गया था। और 68वें एनएफए के अंदर में जो 52वें नंबर का फिल्म फेयर पुरस्कार जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वो आशा पारेख को दिया गया था। तो अभी आप लोगों ने तो ये वाला याद रखना है, ठीक है। 2022 का 54th नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सबसे पहला जो है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 के अंदर में देविका रानी को दिया गया था, ठीक है, देविका रानी को, ये याद रखें आप लोगों ने, ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी, ठीक है। इनको आयरन लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। केवल 2 लोग ऐसे जिनको उनके मृत्यु के उपरांत दिया गया है ये पुरस्कार, पृथ्वीराज कपूर को, ठीक है, और विनोद खन्ना को, ठीक है। केवल 2 लोग ऐसे जिनको उनके मरने के बाद दिया गया, अदरवाइज जितने भी लोगों को दिया गया अब तक वो सारे के सारे जिंदा थे, ठीक है। नाउ स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने करना है। बताइए आप लोग की स्वतंत्र पार्टी के जो है फाउंडर कौन है? स्वतंत्र पार्टी। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स स्वतंत्र पार्टी, ठीक है, इसके संस्थापक है सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ओके, ये याद रखना, हमारे भारत के पहले इंडियन गवर्नर जनरल भी थे ये,
और बाद में जाकर 1959 के अंदर में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी 1959 के अंदर में, जो कि 1974 तक ये पार्टी चली भारत, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। ठीक है, बाद में पार्टी बंद हो गई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड चंडीगढ़ जो जेबीटी एग्जाम है उसके अंदर में भी आया था, अगर आप लोगों में से कुछ को याद हो तो। ठीक है, चंडीगढ़ जेबीटी के अंदर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। ओके, सी राजगोपालाचारी ने बनाया था कांग्रेस से अलग होकर। ठीक है, चल, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। देखिए फ्रेंड्स, ये भारत के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं। भारत में आजाद भारत के दो गवर्नर जनरल हुए, एक हुए हैं लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक, और 1948 से 1950 तक सी राजगोपालाचारी। ठीक है, गवर्नर जनरल। तो एक गवर्नर जनरल तो ब्रिटिशर थे, माउंटबेटन, और एक गवर्नर जनरल जो आजाद भारत के थे वो थे सी राजगोपालाचारी। तो एकमात्र इंडियन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेस्ट का महा एनालिसिस कल होने वाला है, तो कल सभी बच्चे जो है आ जाएंगे टाइम पे, और आप लोगों का स्कोर कितना आया है वो आप लोग आज रात में जो आपकी क्लास होंगी, आपकी जो टेस्ट होंगी, उसका स्कोर आप लोग इस क्लास में और कल वाले क्लास के कमेंट में जाकर लिख दोगे। ठीक है, रेडी? क्या आप ये जो है एक्सेप्ट करते हो चैलेंज? जितना भी स्कोर आएगा, चाहे खराब आए, अच्छा आए, जैसा भी आए, आप लिख दोगे और अपने आप से वादा करोगे कि इससे और ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके दिखाओगे आप लोग। ठीक है, कल महा एनालिसिस भी होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, तो उसमें भी जरूर जुड़ना है। बादामी की गुफा कहां पर में है? अब ये बादामी की गुफा में बादाम के पेड़ नहीं लगे। बादामी बेसिकली फ्रेंड्स एक जो है रप्चर्ड वर्जन है वातापी का। वातापी नाम की जगह थी। ठीक है, वातापी। ठीक है, कर्नाटका के अंदर में, कर्नाटका में चालुक्य लोगों की एक समय में राजधानी भी थी ये, कर्नाटका में। ठीक है, ठीक है, कर्नाटका के अंदर में। तो कर्नाटक के अंदर में जो है फ्रेंड्स वातापी नाम की जगह है, और यहां पर में इसी का ही बादामी जो है नाम है यहाँ। तो बादामी की जो गुफाएं है चालुक्य लोगों के समय में बनी थी। ओके, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए आपको करवा दिया कि बादामी की गुफाएं कहां पर में है। तो बादामी, या जिसको वातापी की गुफाएं बोलते हैं, चालुक्य शासकों के समय में बनी थी। ठीक है, कर्नाटक के अंदर में लोकेटेड है, चालुक्य राजाओं ने बनाई थी। नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से विभाजित करता है? बेसिकली ये बोलना ये चाहता है कि ये मान लीजिए हमारा भारत है। ठीक है, यहां पर में गंगा का मैदानी इलाका है। ठीक है, और यहां पर में दक्कन का पठार है। तो यहां पर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो इनको अलग करती है? तो भाई ये पर्वत श्रृंखला निर्विवाद रूप से विंध्या पर्वत श्रृंखला है ना, विंध्या पर्वत श्रृंखला। क्योंकि अरावली तो इधर साइड में आती है, तो अरावली अलग नहीं करेंगी। ठीक है, हिमालय उधर में है तो हिमालय भी अलग नहीं करेंगे, अरावली। ठीक है, और पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट नीचे में है, दक्षिण में। तो आंसर आपका विंध्यांचल हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो ये विंध्या जो पर्वत श्रृंखला है ना, विंध्यांचल, ये अलग करती है गंगा के मैदानी इलाके को दक्कन के पठार से। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर में 4200 के करीब बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कि आप लोग लॉयल बच्चे जो कंटिन्यूअसली एफर्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, एनर्जी दे रहे हैं इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को करा रहा हूं, जल्दी से बताएंगे आप लोग ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की आयु के आधार पर उसको जो है नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में बांटा जा सकता है। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में बांट सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक होती है आप लोगों की खादर, ठीक है, और एक होती है बांगर, बांगर। ठीक है, तो खादर जो होती है ना फ्रेंड्स, ये न्यू वाली एलुवियल सॉइल है, नई वाली, और बांगर जो है ये ओल्ड वाली है। ठीक है, तो खादर जलोढ़ मिट्टी जो है बेसिकली नदियां जब पहाड़ों से आती है तो पहाड़ों से अपने साथ में बहुत सारा जो है गाद लेकर आती है। ठीक है, इरोडेड मटेरियल लेकर आती है और बाढ़ के समय में वो बिछा देती है। तो वो मटेरियल की वजह से जो नई प्रकार की मिट्टी बनती है उसको बोला जाता है खादर। और बहुत पहले जो मिट्टी बन चुकी है, ठीक है, बहुत पहले, अब वो ओल्ड हो चुकी है, उसमें कंकर वगैरह आ चुके हैं, ठीक है, तो उनको बांगर बोला जाता है। तो न्यू वाली जो मिट्टी है, नई वाली जलोढ़ मिट्टी, उसको खादर बोलते हैं, और ओल्ड वाली को बांगर बोला जाता है। ठीक है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है ये आप लोग बता देंगे। अब चलो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, आप लोग आंसर कर देंगे नई वाली जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहां पर मैं जल्दी जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए की जा सकती है? आपातकाल अगर लगाना है भारत के अंदर में तो कितने समय के लिए जो है आपातकाल की स्थिति लगाई जा सकती है? जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग। आपातकाल की स्थिति कितने समय के लिए लगाई जा सकती है? जल्दी जल्दी से बताना है आप लोगों ने। ओके, तो देखिए हमारे भारत के अंदर में आपातकाल लगाया जा सकता है आर्टिकल नंबर 352 के तहत, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, ये लगाई जा सकती है पहले 6 महीने के लिए। ठीक है, फिर बाद में और 6 महीने के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, फिर और 6 महीने के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कितने भी समय तक। तो 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, 6 मंथ के लिए। तो भारत के अंदर में अगर आपको आपातकाल लगाना है, इमरजेंसी लगानी है, तो 6 महीने के अंदर 6 महीने के लिए लगाई जाती है पहले, और 6 महीने के लिए बार बार जो है फिर उसको आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप जो है फ्रेंड 6 महीने तक इसको लागू कर सकते हैं, और उसके जारी करने के लिए, ठीक है, जारी रखने के लिए संसद द्वारा आपको अनुमोदन लेना पड़ता है, मतलब संसद की परमिशन लेनी पड़ती है। तो पहले 6 महीने लगा दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर और 6 महीने से आगे बढ़ाना है तो संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी, और 6 महीने बढ़ा दो, फिर से संसद का सत्र बुलाओ, संसद की अनुमति ले लो, 6 महीने बढ़ा दो। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आपातकाल की स्थिति को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करिए फ्रेंड्स एग्जाम के लिए आप लोगों का। इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया आप लोगों से, ठीक है, कि आपको बताना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में भारत की रैंकिंग कितनी है 180 देशों में से। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग कितनी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में? ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में भारत की जो रैंकिंग है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का मैं आपको बता दूं, ठीक है, 151वें नंबर पे है भारत, 151 नंबर पे। यूपी से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। ठीक है, कितने बच्चे जो यूपी से देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर के अंदर में मैं पूरा उसको प्रूफ के साथ में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, कि उसकी सत्यता कितनी है, क्या सच है, क्या उसके अंदर में जो है एक्सेजरेटेड वर्जन है, सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा। जितने भी बच्चे यूपी से देख रहे हैं या बिहार के भी बच्चे हैं जो यूपी के अंदर में भी, क्योंकि यूपी का पे स्केल बहुत ज्यादा है। ठीक है, लगभग लगभग जो है फ्रेंड्स दुगने के बराबर है। ठीक है, जो बिहार में पैसा मिलता है, ठीक है, उससे डबल के बराबर वहां पर में यूपी में मिलता है प्राइमरी टीचर्स को, और उसके बाद में और बाकी जो लोग हैं उनको। ठीक है, तो उसके अंदर में भी मैं बता दूंगा अभी आपको कि उसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, पूरा का पूरा बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद टीचिंग परीक्षा। ठीक है, जैसे ही वो सेशन लगेगा उसमें देखना है, बाकी जितने भी बता रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई क्या है वो टीचिंग परीक्षा पर आपको पता चलेगी। ठीक है, तो 151 जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो भारत की रैंकिंग जो है 151 है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो होता है ना आपका, ठीक है, उस दिन निकाला जाता है 3 मई को। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, नाउ तो भारत की रैंकिंग कितनी है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में? 151। सबसे टॉप पे है नॉर्वे, मतलब वहां की मीडिया स्वतंत्र है, फिर एस्टोनिया है, फिर नेदरलैंड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं जो है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको देखने के लिए मिलेंगी। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग जल्दी से। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को एक चीज पता हो, ठीक है, यहां पर में आप लोगों का आता है विंध्या रेंज, विंध्या के नीचे में आती है सातपुड़ा। ठीक है, ये भी अगर आपको पता होता, ठीक है, तो भी आप आंसर लगा पाते। देखिए कैसे, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। विंध्या ऊपर है, सातपुड़ा नीचे है। ठीक है, तो मतलब हमेशा 3 और 1, मतलब बीच में कुछ भी हो सकता है अगर होना हो तो, लेकिन 3 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। तो यहां पर मैं 1 को पहले दे दिया है, यहां पर में भी 1 को पहले दे दिया, और यहां पर में भी 1 को पहले दे दिया 3 से। ये वाला पैटर्न फॉलो होना चाहिए 3-1 का। ठीक है, तो ये केवल सी में दिया हुआ है, इसी वजह से आंसर सी हो जाएगा आपका। वैसे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल जाएंगे पीडीएस लेने में, पहले काराकोरम रेंज आती है, फिर जो है लद्दाख आती है, फिर जो है आप लोगों की झांसकर रेंज आती है, फिर जो है वो पीरपंजल आती है, फिर धौलाधर रेंज आती है, और फिर आती है शिवालिक। ठीक है, तो पीडीएस पहले धौलाधर फिर शिवालिक आती है। ठीक है, तो ऊपर में पहले धौलाधर आएंगी, धौलाधर, फिर शिवालिक चौथे नंबर पे, फिर विंध्या रेंज, और फिर आएंगी शिवालिक रेंज। कितने लोगों को यहाँ पर में ये चीज अब कर लेंगे आप लोग? ठीक है, तो पीडीएस काराकोरम लद्दाख झांसकर पीडीएस, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये देख लीजिए आप लोग, पूरा का पूरा एचडी मैप आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दिया है हमने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इसका आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। आपको बताना है कि हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड बाय दैनिक भास्कर विद भारत जो है बिहार रत्न अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार रत्न सम्मान से दैनिक भास्कर द्वारा हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से कमेंट कर देगा, और कमेंट के अंदर में ठीक है जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो आंसर करते रहेंगे, बताइए जल्दी से। ठीक है, हाल ही में ठीक है बिहार रत्न के द्वारा, बिहार रत्न सम्मान से दैनिक भास्कर के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसको सम्मानित किया गया है? एस राधाकृष्णन को, ठीक है, दानिश सर को टीचिंग परीक्षा के, अबुल कलाम आजाद को, प्रथम शिक्षा मंत्री को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है बिहार रत्न जो प्रोवाइड किया गया है वो किसको किया गया है? तो फ्रेंड्स ठीक है दानिश सर को प्रोवाइड किया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, कभी अगर पूछ ले तो याद रखना है, बिहार रत्न दैनिक भास्कर की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम के अंदर में तो याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। बिहार रत्न 2025 अवार्ड दैनिक भास्कर की तरफ से दानिश सर को मिला शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में आपको बताना है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ओके जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं हम लोग? ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, हमारा देश राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाता है? तो 24 जनवरी को मनाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे बोल दिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय गर्ल जो है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो 11 अक्टूबर को। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं, 11 अक्टूबर को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, लेकिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे या फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों के दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, 4500 लाइक से केवल 34 लाइक्स हम लोग दूर है, अब केवल 29 लाइक्स दूर है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2008 से इसको स्टार्ट किया था। नाउ फ्रेंड, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे ये बताना है आप लोगों ने। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष या राज्यसभा के पहले सभापति। ठीक है, देखते कितने लोग आंसर करते हैं यहां पर में। बहुत जल्द होगा देवेश जी, बहुत जल्द। ठीक है, देखिए यहां पर में राज्यसभा के पहले जो है आपको बताना है, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष या राज्यसभा के पहले चेयरमैन। ए आंसर लगाने वालों, ठीक है, जनता कभी माफ नहीं करेंगी आपको। ठीक है भाई, देखो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा का चेयरमैन होता है भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के, तो ऑटोमेटिकली ये भारत के राज्यसभा के पहले चेयरमैन बन गए। ये इतना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, केवल 31% लोगों ने आंसर दिया, केवल 31% लोगों ने, और यही चीजें टीचिंग परीक्षा को क्लियर कराता है। तो जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाइए, ताकि इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जहां पर मैं आपको आपका दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है वो आप लोग कर ले। ठीक है, जीवी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के पहले स्पीकर थे, लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर। लेकिन अगर आपसे राज्यसभा के सभापति बोले तो पहले उपराष्ट्रपति जो थे, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो थे। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इतना जो है आपको सोचना पड़ेगा माइन्यूट लेवल पे जाकर टीचिंग परीक्षा, लेकिन आप लोगों को जो है प्रिपेयर करवा देगा। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, ये सारा ये आंसर को लिख देना है जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में। ओके, और आज जो है आप लोगों की टेस्ट है, आपको पता है सीटेट की टेस्ट 6 बजे आप लोगों की होंगी। ठीक है, जो बच्चे जो भी आपके साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप कर रहे हो या आपके घर में कोई कर रहा है, उनको बता दीजिए। ठीक है, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। शाम 7:30 बजे केवीएस की, जितने भी बच्चे केवीएस के लिए पढ़ रहे हैं आप लोग बता देंगे कि केवीएस के लिए आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, रात 9 बजे बीपीएससी 2025 की जो है फ्रेंड्स आपकी टेस्ट मेहनत का महोत्सव की महा टेस्ट आपकी होने वाली है। ठीक है, रात 9 बजे, तो सब लोग तैयार रहिएगा। ओके चलिए, साथ ही साथ आप लोग जो है फ्रेंड्स मेहनत का महोत्सव, ठीक है, हम मनाएंगे। और अपने आप से प्रॉमिस करिएगा कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चा, जैसे ये सेशन खत्म होगा हर एक बच्चा जो है कमेंट करेगा कि सर प्रॉमिस करते हैं कि पूरी जान लगा देंगे। प्रॉमिस करना है आप लोगों ने, सभी बच्चों ने। ठीक है, कमेंट के अंदर में हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर बता देगा। और आप लोग ये भी बताओगे मुझे कमेंट के अंदर में कि अगर केवीएस आता है तो आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, केवीएस टीजीटी की कर रहे हो, या केवीएस पीजीटी की कर रहे हो। ठीक है, आप कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है,
लिखना है आप लोगों ने केवीएस, और अच्छे से लिखना है केवीएस एक साथ स्पेस देकर पीआरटी, केवीएस टीजीटी फिर स्पेस देकर एसएसटी साइंस मैथ, जो भी आप कर रहे हो केवीएस पीजीटी में भी जो भी आप कर रहे हो वो आप लिखोगे, प्रॉपरली लिखना है अपने कमेंट के अंदर में, ठीक है। वादा है सर आपसे, जान झोंक देंगे इसमें, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो यही प्रॉमिस आप लोगों से चाहिए ताकि मुझे लगे कि यार हाँ, जो बच्चों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं ये बच्चे जो है पूरा अपना एफर्ट दे रहे हैं, पूरी की पूरी जान लगा दी है उन्होंने। ओके चलो ना, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में उन सभी बच्चों को बता दूं फ्रेंड्स कि 66% ऑफ आप लोगों का जो है आज आप लोगों का है, तो लक्ष्य 66 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो ताकि आप लोग ठीक है टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी सफलता हासिल कर सके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, और आपका आज शाम में सेशन होगा और कल जो है उसकी एनालिसिस, तो कल एनालिसिस के अंदर में भी जरूर जुड़िएगा आप लोग। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। और थोड़ी देर में मैं आप लोगों को फ्रेंड्स यूपी की जो न्यूज आई है ना पूरी की पूरी, ठीक है, उसका पूरा सच्चाई आपको बताने वाला हूँ, एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ, तो पूरी असल सच्चाई आपको टीचिंग परीक्षा पर मिलेगी, तो सभी लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है, उस सेशन के ऊपर में। ओके, और क्लास कैसे लगी ये भी आप लोग मुझे बताना है, आप लोगों ने कैसे आप लोग जुड़ सकते हो टीचिंग परीक्षा के इस सेशन के साथ में, ठीक है, ये भी आप लोगों को बता रहा हूं मैं। ओके, सेशन के ऊपर में आपको टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जाना है, वहां पर में इन दोनों में से जो भी कोर्स आपका खुला हुआ है उसके ऊपर में आप लोग जो है किसी में एक में एनरोल कर लोगे, दोनों फ्री है आपके लिए, कोई भी एक में एनरोल कर लोगे आप, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है, और उसके ऊपर में आप लोग टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सेशन को शेयर कर दीजिए जहां भी शेयर कर सकते हो, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज क्लास में मिलते हैं, ठीक है, आपके जो आप लोगों की एग्जाम है, ठीक है, उसके अंदर में तो अच्छे से मेहनत के महोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। ओके चलो, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है आप सभी लोगों ने, तो आप लोगों को आपके फोल्डर के अंदर में ही मिल जाएंगी, जैसे आप जाओगे मेहनत का महोत्सव उसमें आपको कंटेंट में जाना है, कंटेंट में आपको बीपीएससी की टेस्ट बीपीएससी में मिल जाएंगी, सीटेट की सीटेट में, केवीएस की केवीएस में, वहीं पे मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो इस तरीके से 9 बजे लगा भी दी गई है टेस्ट आपकी, थैंक यू।